So, good morning, class. Today we are starting with our next topic, that is activity 4.5. Take some hot water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in the water. Wait till the mercury thread becomes steady and note the temperature. Now take out the thermometer from the water. Observe carefully what happens now. Do you notice that as soon as you take out the thermometer out of water, the level of mercury begins to fall? This means that the temperature must be red while the thermometer is in water. You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature? Obviously not. It is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? Observe the clinical thermometer again. Do you see a nick near the bulb? What is the use of the nick? It prevents the mercury level from falling on its own. अभी देखो कि हमने एक बीकर लिया, ठीक है, इसके अंदर गरम पानी भर के रखा है। अब ये है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूं गर्म पानी में डाला, तो जैसे ही पानी में डालेंगे तो मर्क्यूरी लेवल जो है वो ऊपर आएगी और एक टाइम आएगा जब वो स्टॉप हो जाएगी ऊपर आके। तो जहाँ पे आके स्टॉप हो जाती है वो रीडिंग हमें नोट कर लेना है ना। तो हमें पता चलेगा कि ये पानी कितना गर्म है, ठीक है ना। अगर हम थर्मोमीटर को जैसे ही गर्म पानी से बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो जो मर्क्यूरी की लेवल थी ना वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। तो पानी का रीडिंग अगर लेना है हमें तो पानी के अंदर होगा ना थर्मोमीटर, तभी ले सकते हैं, बाहर निकाल के नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही बाहर निकालेंगे तो मर्क्यूरी के नीचे गिर जाएगा। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर पानी में रहेगा तभी हम निकाल सकते हैं, बाहर निकाल के रीडिंग नहीं ले सकते। तो हॉस्पिटल में हम कौन सा यूज़ करते हैं? स्मॉल, लेकिन उसका नाम क्या है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम क्या करते थे? मुंह में डालते थे, फिर बाहर निकाल के रीडिंग लेते थे। लेबोरेटरी में ऐसा नहीं कर सकते। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में तो जो पानी में होगा तभी रीडिंग लेने नहीं पड़ेगी, जैसे ही बाहर निकालेंगे तो मर्क्यूरी नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा नहीं होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में मर्क्यूरी अपने आप नीचे नहीं गिरती, क्योंकि उसके अंदर एक छोटी सी निक दी हुई होती है। निक मतलब स्टॉपर जैसा, है ना। इसीलिए तो जब हम रीडिंग ले लेते हैं फिर उसको यूं झटकते हैं, जब झटकते हैं तो निक हट जाती है और मर्क्यूरी वापस नीचे चली जाती है ना। तो बॉडी टेम्परेचर मेज़र करना है तो हम थर्मोमीटर लेबोरेटरी वाला यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो ट्रांसफ़र कैसे होती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन फ्लेम। It is because the heat passes from the flame to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cools down? The heat is transferred from the pan to the surrounding. So you can understand that in both the cases the heat flows from the hotter object to a colder object. In fact, in all the cases, heat flows from a hotter object to a colder object.
तो हमेशा हीट जो है गरम चीज़ से ठंडी चीज़ जो होगी ना उसकी तरफ जाएगी, ठीक है ना। अभी वो समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। टेक ए रॉड और ए फ्लैप स्ट्रिप मेटल, इस तरह का कोई एक रॉड ले लेना है। से फॉर एल्यूमिनियम, तो अपना ये एल्यूमिनियम का ही है। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसीस ऑन द रोड, अभी इसके ऊपर कुछ वैक्स के पीस डाल दो, ठीक है। दिस पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस, तो पहले को यहाँ पर, दूसरे को यहाँ पर, तीसरे को यहाँ, चौथे को यहाँ और पांचवे को यहाँ। वैक्स के पॉइंट्स हमने इसके ऊपर लगा दिए हैं। नाउ क्लैम्प द रॉड टू द स्टैंड एंड इफ़ यू डू नॉट फाइंड द स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन द ब्रिक्स, अभी कोई एक स्टैंड के ऊपर उसको ऐसा लगा देते हैं, ठीक है। तो हमने वैक्स का तो यहाँ लगाया था, फिर यहाँ लगाया था, फिर यहाँ लगाया था, ठीक है। अभी इसको ऐसे स्टैंड में फिक्स कर देते हैं। अगर स्टैंड नहीं है तो दो ईंटें होती है ना अपनी, दो ईंटों के बीच में फंसा दो, जैसे ये डायग्राम में दिखाया है। अब जो है यहाँ पर तो हमने इसको फंसा दिया, अब यहाँ पर एक कैंडल लेनी है जलती हुई, ठीक है, और जलती हुई कैंडल को इस तरफ रख देना है मेटल स्ट्रिप के ऊपर, राइट। अब जैसे ये कैंडल जलेगी तो ये फ्लेम इसको गर्म करेगी ना, पट्टी को। यहाँ पर तो स्टैंड तक हमने अलग अलग जगह पर वैक्स के लगा रखे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, what happens to the wax pieces? Do these pieces begin to fall? Which piece falls the first? Do you think that heat is transferred from the end near to the flame to the other end? The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. अभी देखो यहाँ पर जैसे ही मोमबत्ती गर्म होगी तो यहाँ से हीट पकड़ना शुरू होगा। अब ये हीट जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पर तो वैक्स लगा रखा था हमने, तो पहला वैक्स का बूंद नीचे गिर जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर और गर्म होगी मोमबत्ती से तो यहाँ पर जो दूसरा वैक्स का पॉइंट लगाया था वो गिर जाएगा नीचे। ऐसे थोड़ी देर गर्म होने देंगे तो ये लास्ट वाला पार्ट है ना वो भी गिर जाएगा नीचे वैक्स का। तो हीट क्या हो रही है, हॉटर, पहले यहाँ पर गर्म है ना, हॉटर एंड से किस तरफ जा रही है, कोल्डर एंड की तरफ। ये सब ठंडा पड़ा है अभी, तो यहाँ गर्म होगा, फिर ये गर्म होगा, फिर ये गर्म होगा, ऐसे हीट आगे बढ़ेगी। तो इस प्रोसेस का नाम है कंडक्शन, ठीक है। इन सॉलिड्स जनरली हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो जो भी सॉलिड चीज़ें होती है ना, ठोस मजबूत, ऐसी चीज़ों में हमेशा हीट जो है वो कंडक्शन के थ्रू हीट पास होगी। डू ऑल द सब्सटेंस कंडक्ट हीट ईजीली? You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or a wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? अभी देखो मम्मी जैसे पैन, रोटी बनाने का पैन आता है ना, वो चूल्हे पे रखेगी गैस पे, है ना। तो गैस का ये जो तवा है ना वो गर्म होने लगेगा और उसका हैंडल जो है वो भी तो लोहे का होता है ना। फिर उस लोहे के हैंडल के ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ होता है, तो हम पकड़ते हैं तो हमारा हाथ गर्म नहीं होता है ना। लेकिन अगर ये प्लास्टिक ना लगा होता तो क्या होता कि जितना तवा गर्म है उतना ही ये हैंडल गर्म हो जाएगा और जब हम पकड़ेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। सो हीट एक एक्टिविटी करते हैं, हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और ए बीकर, कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज ए स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर।
Dip one end of each of these articles in hot water. Wait for a few minutes. Touch the other end. You enter your observation in the table. The materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. For example, aluminium, iron, and copper. The materials which do not allow the heat to pass through them easily are called the poor conductors of heat, such as plastic and wood. Poor conductors are also known as insulators. The water and air are poor conductors of heat. Then how does heat transfer takes place in these substances? अभी मान लो कि एक ग्लास है हमारे पास, इसमें हमने गर्म पानी भर दिया है। अभी इसमें गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए कुछ चीज़ों को अंदर डाल दो, जैसे ये मेरी मेटल की स्केल है, ये पेन है, ये पेंसिल है। उसको गर्म पानी में थोड़ी देर डुबो के रहने दो। थोड़ी देर बाद इसके दूसरे पार्ट को टच करो, जो पानी के बाहर था ना उसको, और फील करो कि क्या ये गर्म लग रहा है तुम्हें। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो पानी के अंदर नहीं था, है ना, इतने तक ही पानी था। और मेटल की स्केल को जब आप टच करोगे तो ये आपको गर्म लगेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हीट जो है वो नीचे पानी में से स्केल में गई और स्केल में से नीचे से यहाँ तक आ गई। जब हमने प्लास्टिक रखी थी या पेंसिल रखी थी पानी में और यहाँ पर टच किया तो गर्म नहीं लगी हमको। तो कोई सामान जो होता है वो ही हीट को अपने अंदर से पास होने देते हैं, और कोई सामान अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं देते। तो जिसके अंदर से हीट पास हो जाती है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, और जिसमें से हीट अंदर पास नहीं होती है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अभी आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये गुड कंडक्टर है। वुड है, एयर है, ठीक है, प्लास्टिक है, ये सब पुअर कंडक्टर है। एक एक्टिविटी है और टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क। इफ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल, बीकर कैन बी यूज। तो कोई भी एक पानी भर सके ऐसा फ्लास्क या बीकर रखना है हमें। प्लेस इट ऑन ए ट्रिपॉइड, एक स्टैंड के ऊपर उसको रख दो। To place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below। अभी उसका स्टैंड कैसा होना चाहिए कि स्टैंड के नीचे हम जलती हुई मोमबत्ती रख सकें। ठीक है, ये जलती हुई मोमबत्ती है, उसके ऊपर हम कोई एक स्टैंड लगा देंगे, और स्टैंड के ऊपर स्टैंड भी कैसा होगा कि हीट जो है ना, मोमबत्ती की हीट ये फ्लास्क को लग सके। ठीक है ना, तो यहाँ पर डायग्राम में दिखाया है वैसे। अब जब ये स्टैंड के ऊपर पड़ा है, यहाँ से हीट इसके ऊपर जा रही है। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ द पिक्चर ऑफ वॉट यू ऑब्जर्व। व्हेन वाटर इज हीटेड, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। Hot water rises up, the cold water from the sides moves down towards the source of the heat, and this water also gets hot and rises up, and water from the sides moves down. This process continues till the whole water gets heated, and this mode of heat transfer is known as convection। अभी देखो, ये जैसे ग्लास हमने भर के रखा है फ्लास्क,
नीचे से मोमबत्ती से हम उसको गर्म कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मोमबत्ती का पानी, नीचे जो ये फ्लास्क का पानी है वो गर्म हो जाएगा, तो ये गर्म पानी ऊपर उठेगा, ठीक है, गर्म पानी ऊपर उठेगा। लेकिन ये दोनों साइड का जो पानी था ना ग्लास के, वो ठंडा था, वो नीचे आ गया, क्योंकि ये गर्म पानी ऊपर चला गया ना, तो ये ठंडा पानी इसकी जगह ले लेगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये गर्म होना शुरू हो जाएगा तो ये ऊपर उठेगा, तो ये साइड वाला पानी फिर नीचे आ जाएगा, यूँ, है ना। तो थोड़ी देर के बाद ये क्या होगा कि बीच का पानी गर्म होगा, वो ऊपर जाएगा, साइड का पानी नीचे जाएगा, फिर वो गर्म होगा, फिर ये ऊपर उठेगा, फिर ये पानी नीचे जाएगा, फिर वो गर्म होगा। तो ये गोल गोल यूँ पानी घूमता रहेगा उसके फ्लास्क के अंदर। और ऐसा कब तक होगा? जब तक सारा पानी एक जितना गर्म नहीं हो जाता, है ना। तो इस तरह का जो प्रोसेस है पानी गर्म होने का, इसका नाम है कन्वेक्शन। हाँ, ठीक है ना। तो अभी देखो, सॉलिड ठोस चीज़ जो होती है, जैसे स्केल है, तो वो गर्म होती है, उस प्रोसेस का नाम है कंडक्शन। और पानी जिस तरह से गर्म होता है, जिस प्रोसेस से, उसका नाम है कन्वेक्शन। How does the heat travel in the air? In which direction does the smoke go? The air near the heat source gets hot and rises up. The air from the sides comes in to take its place, and this way the air gets heated. The following activity will confirm this idea. अभी देखो, जिस तरह से हमने पानी गर्म किया, इसी तरह से हवा जो होती है ना। अगर मैंने ये मोमबत्ती जलाई है, तो मोमबत्ती के आजू बाजू में जो हवा है ना, वो गर्म हो जाएगी। गर्म हवा जो है वो ऊपर उठेगी। जैसे ये गर्म हवा अब एक एक्टिविटी करते हैं। लाइट ए कैंडल, कैंडल को जलाया। कीप वन हैंड अबाउ द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। तो एक हाथ को थोड़ा सा ऊपर, फ्लेम के बिल्कुल नज़दीक नहीं, वरना हमारा हाथ जल सकता है, तो थोड़ी दूरी पर रखना है। और दूसरे हाथ को यहाँ साइड में रखना है, ठीक है, इतना दूर साइड में। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट? दोनों देखो इतने ही बाजू में है, तो दोनों हाथ गर्म होने चाहिए ना हमारे। लेकिन ऊपर जो रखा है ना, वो गर्म हमें लगेगा, साइड में जो रखा है ना, वो गर्म नहीं लगेगा, ठीक है। वाई? ऐसा क्यों होता है? Notice that towards the top the air gets heated by convection. ऊपर जो हवा है, देखो हमारा हाथ और मोमबत्ती, उसके बीच में हवा है, तो मोमबत्ती के ऊपर जो हवा है वो गर्म होगी और ऊपर आएगी। तो मेरे हाथ को गर्म हवा टच कर रही है, इसलिए मेरे को गर्म महसूस हो रहा है। अब ये हवा है ना, वो ऊपर उठती है, यूँ साइड में नहीं जाती, ठीक है। गर्म होने के बाद ऊपर उठती है, तो मेरा हाथ ऊपर था, इसलिए मेरे को गर्मी महसूस हुई। यहाँ पर साइड में कुछ महसूस नहीं हुआ। इस प्रोसेस कन्वेक्शन, तो पानी कैसे, नीचे का पानी गर्म होकर ऊपर गया, साइड का नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर साइड का नीचे हो गया। तो हवा भी ऐसे ही गर्म होती है, पहले हवा गर्म होती है, साइड की ठंडी हवा नीचे जाती है, फिर वो गर्म होकर ऊपर जाती है, ऐसे, ठीक है। So air does not feel as hot as at the top. साइड में जो हवा होती है वो इतनी गर्म नहीं लगती। The people living in the coastal areas experience an increasing interesting phenomena. जो लोग समुंदर किनारे या नदी किनारे पर रहते हैं, उनको एक ऐसा ही हवा का
गर्म और ठंडी हवा का करंट महसूस होता है। कैसे? ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम में, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। ज़मीन जो है, धूप गिरेगी ऊपर से, ज़मीन के ऊपर और पानी के ऊपर भी, और ज़मीन जल्दी गर्म होगी, पानी जल्दी गर्म नहीं होगा। ठीक है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। अभी हवा जो है वो ज़मीन के ऊपर की हवा होगी, वो जल्दी गर्म हो जाएगी क्योंकि नीचे ज़मीन गर्म है, और पानी के ऊपर की हवा है वो गर्म नहीं होगी क्योंकि पानी नीचे ठंडा है। तो ज़मीन की हवा ऊपर उठेगी, है ना। तो ज़मीन की हवा ऊपर उठेगी तो नीचे जगह हो जाएगी, तो वो जगह कौन ले लेगी? पानी के ऊपर की जो हवा है ना, वो हवा ले लेगी, है ना। अब ये हवा भी गर्म होगी और ऊपर उठेगी, तो फिर पानी के ऊपर दूसरी हवा है वो उसकी जगह ले लेगी, है ना। तो ये हवा का यूँ सर्कल चालू रहेगा। ठीक है, दिन के टाइम में। The cooler air from the sea rushes in towards the land and takes its place. The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. The air from the sea is called sea breeze. अभी हवा समुंदर के ऊपर से आती है ज़मीन के ऊपर, है ना, तो उसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। ठीक। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, the windows of the houses in the coastal areas are made to face the sea. तो किनारों पर जो रहते हैं वो अपने घर की खिड़की दरवाजे किस तरफ लगवाते हैं? जिस तरफ समुंदर होता है उस तरफ खिड़कियां लगवाते हैं, ताकि पूरा दिन हमको ठंडी हवा घर में आती रहेगी। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स। रात में उल्टा हो जाता है। दिन में कैसे ठंडी हवा आती है ना, समुंदर की तरफ से ठंडी, रात में उल्टा हो जाएगा, रात में उल्टा हो जाएगा, गर्म हवा आनी शुरू होगी। ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है? द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। अभी पानी जो था समुंदर का वो गर्म होने में भी टाइम लगाता है ना, जबकि ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है। अभी ठंडा होने की बात करें तो ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाएगी, लेकिन पानी जल्दी ठंडा नहीं होगा। पूरा दिन गर्म हुआ है तो उसका पूरी रात लगेगा ठंडा होने के लिए, तो रात में तो पानी गर्म हो गया है पूरा उसका, है ना। तो गर्म पानी के ऊपर से हवा जो आएगी वो कैसी आएगी? गर्म आएगी, राइट। So at night it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than the land, so the cool air from the land moves towards the sea. अभी ज़मीन की ठंडी हवा है ना, समुंदर की गर्म हवा है, तो गर्म हवा कहाँ उठती है? ऊपर। तो समुंदर में से गर्म हवा ऊपर जाएगी और ज़मीन की ठंडी हवा उसकी जगह ले लेगी, राइट। अब ये ठंडी हवा यहाँ पर गई, वो गर्म होके ऊपर जाएगी, राइट, और ठंडी हवा फिर नीचे उसकी जगह ले लेगी, तो रात में यूँ साइकिल चलनी शुरू हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। जब हम धूप में बाहर आ जाते हैं तो हमें गर्मी लगने लगती है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस। सूरज तो हमसे कितना दूर है ना, फिर उसकी गर्मी हमारे तक कैसे पहुंचती है? इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज़ नो मीडियम सच एज एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस। अभी देखो, ये हमारी पृथ्वी है ना, तो हवा जो है वो पृथ्वी के ऊपर है, लेकिन पृथ्वी के बाहर जब हम चले जाते हैं तो वहाँ तो हवा नहीं है, ठीक है। और सूरज और पृथ्वी के बीच में तो बहुत सारी जगह है खाली, और हवा नहीं है, तो सूरज की गर्मी हमारे तक कैसे पहुंचती है फिर?
There is no medium such as air in the most part of the space between the earth and the sun. From the sun, the heat comes to us by another process that is known as radiation. तो सूरज की गर्मी ज़मीन पर आती है, बीच में तो कोई मीडियम नहीं है, ना हवा है ना पानी है ना, तो ना कन्वेक्शन से ना कंडक्शन से, रेडिएशन के थ्रू हमारे पास उसकी गर्मी पहुंचती है. The transfer of heat by radiation does not require any medium. It can take place whether a medium is present or not. When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers the heat to the surrounding by radiation. All the hot bodies radiate heat. When this heat falls on some object, the part of it is reflected, a part is absorbed, and a part may be transmitted. The temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat. Then, why are you advised to use the umbrella when you go out in the sun? इसीलिए कि किसी भी चीज़ के ऊपर सपोज़ ये गरम बर्तन है, हमने अभी अभी उसको उतारा है तवे पर से, गरम चूल्हे पर से, है ना, तो इसके अंदर हीट है. अब ये हीट जो है वो चारों तरफ अपनी हीट फैला देगा, है ना, और थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाएगा. तो जब ये हीट आजू बाजू में दे रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, उस प्रोसेस का नाम है रेडिएशन, है ना. तो इसमें से हीट रेडिएट होती है चारों तरफ. अब जिस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो हीट पड़ेगी, थोड़ी हीट वो एब्जॉर्ब कर लेगा और थोड़ी हीट वो रिफ्लेक्ट कर देगा. ठीक है. सो काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर. हम लोग जो कपड़े पहनते हैं समर में और विंटर में, अलग अलग कपड़े क्यों पहनते हैं हम? देखो, आप गर्मी के कपड़े जो पहनते हो कॉटन के, वाइट कलर के, और सर्दियों में आप कैसे कपड़े पहनोगे? ऊन के और डार्क ब्लैक कलर के. क्यों? क्योंकि जो सूरज की गर्मी आएगी वो ब्लैक कपड़ा जो होगा या ऊनी कपड़ा जो होगा ना, वो हीट अपने अंदर ले लेगा, और उसके अंदर हीट होगी तो हमें भी गर्मी मिलेगी. तो सर्दियों में हमें क्या चाहिए? गर्मी. ठीक है ना. लेकिन गर्मी की सीज़न में क्या होता है? सूरज में से गर्मी आती है. ठीक है. हमने कॉटन का कपड़ा पहन रखा है और वो भी वाइट कलर का पहन के रखा है या लाइट कलर का. तो क्या होता है, जैसे ही सूरज की रोशनी वाइट या लाइट कलर के ऊपर पड़ती है तो अंदर नहीं आती, रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाहर चली जाती है वापस, है ना. इसलिए हम लोग गर्मी की सीज़न में वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं ताकि हमको गर्मी ना लगे. टोपी भी पहनते हैं तो वाइट कलर की टोपी पहनते हैं, है ना. So woolen clothes keep us warm in winter. In winter we use woolen clothes. Wool is poor conductor of heat. Moreover, there is air trapped in between the wool fibers, and this prevents the flow of heat from body to the cold surrounding, so we feel warm. तो जो हीट वूलन क्लॉथ्स में आ गई है वो हमारी बॉडी के पास ही रहेगी, एटमॉस्फेयर में नहीं चली जाएगी, जिसकी वजह से हमें गर्मी महसूस होती है उन्हीं कपड़ों में, है ना. सपोज यू आर गिवन ए चॉइस इन द विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स जॉइंड टुगेदर. व्हाट वुड यू चूज एंड व्हाई? रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर बिटवीन द ब्लैंकेट्स. अगर आपको ठंड पड़ रही है, सर्दी का मौसम है,
कोई आपको बोलेगा कि मैं आपको एक मोटा सा कंबल देता हूँ, राइट, और कोई बोलेगा मैं आपको 2 कंबल दूंगा लेकिन दोनों पतले पतले दूंगा, तो आप कौन से लोगे? मोटा सा लोगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो जाएगा, आप 2 पतले लोगे ना, है ना, तो 2 पतलों के बीच में हवा होगी, है ना, तो हवा जो है वो गर्मी को अंदर ही रहने देगी, बाहर नहीं जाने देगी, राइट। एक मोटा ओढ़ेंगे तो क्या होगा, बीच में तो हवा है नहीं, है ना, तो अंदर की गर्मी बाहर चली जाएगी और बाहर की ठंडी अंदर आ जाएगी, है ना। तो एक मोटा ओढ़ोगे उससे अच्छा है 2 पतले पतले ओढ़ो, तो भी आपको ठंड नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा सेल्सियस स्केल, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इंसुलेटर, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, टेम्परेचर एंड थर्मोमीटर, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।